यस, सो हाय एवरीवन। आईटीसी के रिस्पेक्ट में एक रिपीटेड क्वेरी था विद सर्टेन स्टूडेंट्स दैट सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 वो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी कभी कराई नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन बता दो, कुछ करा दो। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो जो आज ही मैंने अपलोड किया है, विच डील्स विद द 45 इंपॉर्टेंट ट्रिकी एडजस्टमेंट्स एंड द स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट अगर आपने कोई भी सवाल हाथ से सॉल्व नहीं किया है तो आप पेपर में ब्लैंक होंगे ही होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई 14 मार्कर में परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा, वो एक दिन का काम नहीं हो सकता, लेकिन सर एटलीस्ट 14 में से हम 8 to 10 मार्क्स, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, 8 to 10 मार्क्स हम टारगेट कर पाए, कुछ हाथ पैर मार पाए, कुछ टेबल लिख पाए, जिससे हमें वो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दैट कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन 40 क्रॉसिंग, 60 क्रॉसिंग और मे बी गेटिंग अ रैंक। आई डोंट नो उसका कितना इंपैक्ट आएगा, बट या अगर आप ब्लैंक हो जाते हो तो ये दो सवाल आप देख के जाओ, ये दो सवाल मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट हैज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट द कॉमन क्रेडिट रूल नंबर 42। इसके साथ साथ मैं तीसरा एक क्वेश्चन आपको बस बता दूंगा, बुक में आपके होगा किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप देख रहे होंगे किसी भी फैकल्टी के, एंड दैट यू कैन सी इफ यू गेट द टाइम। बट दो क्वेश्चन देख लेते हैं, रियलिस्टिकली यू नो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। चलो सर, एक ही क्वेश्चन है। वासुदेव इज अ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, ही हैज क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड इज नाउ ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। चीजें पकड़ना सीखो, ये एक वासुदेव है, इंडिविजुअल रहेगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है, मतलब कहीं पे भी अगर कोई लीगल सर्विस आई तो टैक्स लगने वाला है और वो भी आरसीएम के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर बड़ा है। उसके बाद ये आगे बोल रहे हैं रजिस्टर्ड है गुजरात के अंदर और हमारा टैक्स पीरियड है अप्रैल का। अब अप्रैल के रिस्पेक्ट में जब इन्होंने ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ दी है और फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब उन्होंने ये हमें सेग्रीगेट करके नहीं दिया कि व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द इनवर्ड, मतलब आउटवर्ड ट्रांजैक्शन कौन सी, इनवर्ड ट्रांजैक्शन कौन सी है, तो अपने को वो भी पेपर में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन वेरी वेरी रैपिडली आपके सामने। नीचे बोला है वासुदेव हैज फाइल्ड द बॉन्ड एलयूटी टू क्लेम द बेनिफिट्स अंडर जीरो रेटेड सप्लाई, तो आईजीएसटी हम पे नहीं करेंगे। गुड्स का रेट दिया है, सर्विसेज का रेट लिया है और ओपनिंग बैलेंसेस दिए, ये हमेशा पेपर में चेक करना। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग यू टू कैलकुलेट, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर दिस मंथ। कैश में आपने पेमेंट कितना करना है वो निकालना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे 4 टेबल बनते हैं, ठीक है ना, 4 बेसिक टेबल्स दैट वी मेक। हम बेसिक स्टार्ट करेंगे दैट द आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में, आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में इनकी लायबिलिटी कितनी बनने वाली है, ठीक है। पर्टिकुलर्स का जाएगा हमारा एक कॉलम, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सिंपल स्टार्ट करते हैं, मैं डिटेल में सब कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम लगेगा, बट या द मेन पार्ट। Vasudev is an operating member. Now our focus will be whatever he is supplying, not what he is getting. Vasudev is an operating member in mining and lease, exploration services. He has provided certain services to the JV at the same site in which he is also member. He believes that the consideration received is a cost recovery and not taxable. कल ही मैराथन में उठाया था इसको, कैश कॉल यहाँ पे आपका टैक्स हो जाएगा, तो 15 लाख पे टैक्स लगेगा। हम गुजरात के, ये भी गुजरात का है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात बनेगा, ये इंट्रा नेचर के अंदर जाएगा। तो जो पहला ट्रांजेक्शन है आपका जेवी वाला, दैट विल बी टैक्सेबल। यहाँ पे 15 लाख पे आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। अब सर्विसेज का जीएसटी का रेट थोड़ा सा ध्यान से देखना। सर्विसेज का रेट इन्होंने दिया है आपको टोटल 18%, मतलब 9 और 9%। तो अपन 15 लाख का 9 और 9% यहाँ पे पिक कर लेंगे, ठीक है। 1,35,000 और 1,35,000। चलो आगे बढ़ते हैं। ही हैज परचेज, तो परचेज को भी इग्नोर करेंगे, ये इनवर्ट ट्रांजैक्शन है। तो पेपर में आप जब कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटेशन कर रहे हो तो दूसरे को इग्नोर करना। वी आर बेसिकली गोइंग बाय वे ऑफ 4 मेथड्स। आउटवर्ड का ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, फिर आपका आरसीएम का, फिर आपका आईटीसी का, और फिर एक मेन टेबल बनेगा आपका कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी जो आप कैश में पे करेंगे। ही हैज ऑब्टेन्ड द प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ये भी आपका इनवर्ड के अंदर चला जाएगा। ही वॉज अलॉटेड एन ऑफिस ऑन रेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपका इनवर्ड में चला जाएगा। He has got a portion of, ये आपका, हाँ अब ये आपका मिला है पैसा, तो ये इसको देख लेते हैं। He got a portion of petroleum sales non taxable under GST as a part of compensation while exploring the petroleum reserves which as per contract is a cost petroleum, and cost petroleum कभी भी आपके सप्लाई में नहीं आता है, it is not something you do for the government। तो यहाँ पे आप बस डालेंगे और नीचे आप ब्रैकेट में नोट डाल सकते हो, आप अलग से भी नोट लिख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पे नोट्स डालते जाना वॉट एवर द मेन पॉइंट इज। तो आप यहाँ पे जो कॉस्ट पेट्रोलियम लिखेंगे, हियर इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ सप्लाई टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज नॉट अ सप्लाई टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी।
He sells the petroleum cell to SEZ developer in भावनगर गुजरात. He has already filed LUT under the GST. अब देखो नॉन टैक्सेबल जो सेल होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, बट अगर आप एग्जेम्प्ट को LUT मतलब एग्जेम्प्ट को एक्सपोर्ट कर देते हो तो इट एक्वायर्स द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जीरो रेटेड एक्सपोर्ट या फिर SEZ डेवलपर SEZ यूनिट दैट बिकम जीरो रेटेड. तो आप इसको एग्जेम्प्ट नहीं मानेंगे, आप इसको जीरो रेटेड ही मानेंगे. बट क्योंकि हम LUT के अंदर गए हैं, हमारे यहाँ पे कहीं पे भी कोई GST का लायबिलिटी नहीं आएगा. हमने जो सेल किया है SEZ को, दिस विल बी गोइंग अंडर द जीरो रेटेड सप्लाई क्योंकि हमने इसमें LUT फाइल किया है. सो हियर देयर विल बी नो इम्प्लीकेशन ऑफ एनी GST. कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ रिकवरी ऑफ द बॉन्ड फॉर एम्प्लॉइज लिविंग द एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे जो बॉन्ड रिकवरी हो रही है, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन. कल ही क्या था रिविजन में, जो बॉन्ड की हमारी रिकवरी हो रही है, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, दिस इज नॉट फॉर टॉलरेटिंग बट फॉर नॉट टॉलरेटिंग. तो नोट आपका थोड़ा सा प्रॉपर आएगा एक एक लाइन के साथ, ठीक है ना. चलो, consideration received towards transfer of tenancy rights which according to Vasudev is not liable to GST as it has suffered stamp duty. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. टेनेंसी राइट्स पे आपको GST लगाना है और गुजरात है तो आपका इंट्रा बनेगा. 7 लाख पे आपको इंट्रा नेचर में ये चला जाएगा, ठीक है. फिफ्थ का टेनेंसी राइट्स. अब सर पेपर में सारा टाइम नहीं मिले तो आपको कोई डिटेल में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं एनालाइज करना है. एक बेसिक लेवल पे दैट यस दिस इज टैक्सेबल, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पे गुजरात का ही बता रखा है तो उसको आप इंट्रा बना दोगे. अब 7 लाख का आप 9 और 9% यहाँ पे पिक कर लेना, दैट इज द 63,000 एंड 63,000. यस, चलो आगे बढ़ो. कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम माइनिंग लीज होल्डर्स फॉर रेंटिंग ऑफ डंपर इंक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल विद इन द माइनिंग एरिया फॉर 2 ईयर्स. हाँ, तो रेंटिंग दिया है ना, 5 लाख गुजरात के अंदर ही दिया है ना. डंपर दिए हैं फॉर इन द माइनिंग एरिया, वो गुजरात में माइन है और वहां पे 5 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो ये आपका हायरिंग चार्ज है. ऑन रेंट दिया है आपने 5 लाख रुपीज. अब सबको हम ऐड करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी. ये आपका पहला टेबल बन रहा है. हम टेबल जो जैसे जैसे बना रहे हैं ना, आप वही स्ट्रक्चर रख लेना जैसा हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था. He has been assigned the mining right from the government. ये इनवर्ट ट्रांजैक्शन है, ये अभी नहीं एनालाइज होगी. बस आपके आउटवर्ड सप्लाई सारी खत्म हो चुकी है. अब आप यहाँ पे इसका टोटल निकाल लो एक बार. आप यहाँ पे इसका टोटल निकाल लो. 1,35,000 प्लस 63,000 प्लस 45,000, ये कितना बनेगा? 2,43,000. 2,43,000 और ये भी 2,43,000 और ये नील है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टेबल क्या बनाएंगे? वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टेबल ऑफ द RCM. हम एक बार RCM का एनालिसिस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनवर्ट सप्लाई, फिर हम ITC बना लेंगे क्योंकि RCM में से ही चीजें ITC में भी जाती है. चलो, पर्टिकुलर्स, ठीक है, वैल्यू, CGST, SGST और IGST. चलो जी फटाफट RCM को पिक करना स्टार्ट करते हैं. इनवर्ट में देखो, अब मशीनरी परचेस करिए, ये कोई RCM के अंदर नहीं जाएगा. ऑब्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम अ सीनियर एडवोकेट ऑफ अहमदाबाद. यस, हमारा पिछले साल का टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड है, तभी हमने रजिस्ट्रेशन भी लिया था, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और ये गुजरात के है तो 150 के ऊपर आपको RCM का पेमेंट करना पड़ेगा. तो सीनियर एडवोकेट की जो सर्विस ली है 1,50,000 की, उस पर आपका 9% और 9% विल बी गोइंग अंडर द GST लाइबिलिटी, और इसी को अपन RCM के अंदर से लेके बाद में ITC में भी डाल देंगे. नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टी ऑन रेंट, ऑफिस ऑन रेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये स्टेट गवर्नमेंट ने आपको रेंट पे दिया है, आपको अलॉट करा गया है इन द गुजरात, तो ये 250 भी आपका इंट्रा नेचर में चला जाएगा. सप्लायर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है गुजरात की और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका 12(3) बनेगा, तो 250 के ऊपर यू विल बी चार्जिंग द इंट्रा नेचर ऑन रेंट. 250 पे 9% और 9%, दिस विल गो अंडर 22,500 एंड 22,500. क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया. और सर ये वाला माइनिंग राइट, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट टू अ बिग बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पे आपका इट विल गो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. अमाउंट ऑफ IGST इन्वॉल्व अगेंस्ट रॉयल्टी पेमेंट इज 3 लाख. तो IGST इज द 3 लाख फिगर. ओके, IGST इज द 3 लाख फिगर जो माइनिंग वाला है. 3 लाख का IGST, ये आपका बन जाएगा टोटल व्हाट? RCM की लाइबिलिटी. 3 प्लस 22,500, दिस विल गो ऑन 36,000 एंड 3 लाख रुपीज. नाउ वी विल फोकस अपॉन नेक्स्ट टेबल. नेक्स्ट टेबल हम ITC का बनाएंगे. ITC का बाद में बनाना ताकि हम RCM में से चीजें पिक कर पाए, ठीक है ना. ITC अवेलेबल, तो ITC में आपके ये तीनों तो जाएंगे ही, 1, 1, 2 एंड 3 तो जाएगा ही.
मतलब ये 36 और 3 लाख जाने वाला है। आईटीसी में हमेशा पहले ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या। ओपनिंग बैलेंस दिया है यहाँ पे पक्का इन्होंने, ये देखो ब्रॉड फॉरवर्ड आईटीसी बैलेंस इज 15,000 इन आईजीएसटी, देन 50,000 इन सीजीएसटी एंड 9,000 इन एसजीएसटी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो आपको जनरली हमें आदत पड़ी होती है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में, तो ये थोड़ा आगे पीछे करके दे रहे हैं, तो इसको ध्यान से लेना। 59 और 15, 59 और 15, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशन का अगर ऊपर छोड़ रहे हो तो ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, फिर आप ये सारे पिक कर लेंगे क्योंकि ये कोई अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आईटीसी के लिए। तो 13,500, 22,500, 13,500 और 22,500, 13,500 और 22,500, और यहाँ पे आपका 3 लाख रुपए का आईजीएसटी का यू विल गेट द आरसीएम प्लस द आईटीसी। सर इसके सिवाय ना एक मशीनरी भी परचेस करी, उसको मत भूलना क्योंकि वो आरसीएम के अंदर नहीं गई थी। आपने यहाँ पे मशीनरी मुंबई से खरीदी है तो आईजीएसटी 8 लाख का आपको यहाँ पे और लेना पड़ेगा, 8 लाख का आईजीएसटी अमाउंट। 8 लाख का आपने एक मशीनरी परचेस किया है, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस थे, ये आरसीएम के ट्रांजैक्शंस थे। थोड़ा सा लिखना आपको पड़ेगा, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ जान के, उसमें नहीं टाइम लगा रहे, बट या वी आर सॉल्विंग अदरवाइज ऑल द अमाउंट वाइज। 8 लाख का 18% जो है, नहीं गुड्स है, गुड्स का केस है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज ध्यान देंगे। यहाँ पे आप मशीन खरीद रहे हैं ना, तो मशीन का रेट इन्होंने अलग दिया है, मशीन का रेट इन्होंने 5% दिया है, तो ये आपको 5% 40,000 का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये आपको 5 पे 40,000 का ऐड करना पड़ेगा। तो योर टोटल आईटीसी शुड नाउ कम 50,000 plus 13,500 plus 22,500, that is the 86,000। SGST का आना चाहिए 9,000 plus 13,500 plus 22,500, that is the 45,000। एंड IGST का आना चाहिए 3 लाख plus 40,000, that is the 3,55,000। एक बार अपन मैच कर ले क्या थोड़ा सा यहाँ तक आंसर, देखते हैं हमारा यहाँ तक सही आया क्या। आपकी लायबिलिटी कितनी बनाई है, हमने लायबिलिटी बनाई है 243 और 243 की, 243 और 243 की, और हम सीधा आईटीसी का टोटल चेक कर लेते हैं 86, 45, 355, 86, 45, 355। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नाउ हियर द सेट ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा नेक्स्ट टेबल बनेगा दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश, जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश, तो यू विल पिक द आउटपुट लायबिलिटी, ठीक है। आउटपुट लायबिलिटी कितनी आई है हमारी 243, 243। यहाँ पे वैल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सीधा सीधे टैक्स के अमाउंट्स ले सकते हो। 243, 243 और नील। और हमारे पास ध्यान से देखना क्रेडिट कितने पड़े हुए हैं। अब हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है, जस्ट एवरीवन गाइस पे अटेंशन, हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है 355 का, बट आईजीएसटी की लायबिलिटी नहीं है। तो मैं इस 355 को इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, बट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन कि मेरे पास सीजीएसटी भी पड़ा हुआ है 86 का। तो मेरे को ये सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कि लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं 355 में से 243 पूरा हटा देता हूं, 355 में से मैं 243 पूरा हटा देता हूं, मैं पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ करता हूं, ठीक है। तो मेरे पास आईजीएसटी कितना बचेगा, अगर मैं पूरा का पूरा सीजीएसटी हटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा 1,12,000। और कल को मैं 243 में से अगर 1,12,000 माइनस कर देता हूं, 243 में से 1,12,000 माइनस कर देता हूं, तो स्टिल हमारा बैलेंस बचेगा 1,31,000। और 1,31,000 का यूटिलाइजेशन करने के लिए मेरे पास सिर्फ 45,000 अलाउंस है। सीजीएसटी के बैलेंस, सीजीएसटी के क्रेडिट को मैं एसजीएसटी के लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आप सीधा 355 को इसमें से मत सेट ऑफ करना। यहाँ पे ट्रिक बता दो आपको क्या चेक करनी है। आप 243 में से 86 एक बार माइनस करो, ये अज्यूम करते हुए कि मैं 86 बाद में पक्का यूटिलाइज करना चाहता हूं पूरा। 243 में से आप 86 माइनस करो तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 1,57,000। तो आप ऐसे स्टार्ट करना कि मैं आईजीएसटी में से 1,57,000 यहां पे यूटिलाइज करता हूं, मैं 1,57,000 यहां पे यूटिलाइज करता हूं। आप आईजीएसटी का क्रेडिट पहले पूरा खत्म करेंगे, तो 355 में से मैंने अगर 157 यूटिलाइज कर लिया तो यू विल गेट द फिगर ऑफ 1,98,000। वो आप एसजीएसटी में से कर दो, तो आपका बराबर आंसर यहां पे मैच हो जाएगा। देखना 243 माइनस 157 तो ऑब्वियसली 86,000, एंड नाउ यू विल यूटिलाइज द 86,000। मतलब पेपर में आप डायरेक्टली 86 माइनस कर देना, अलग अलग मत करो, यू माइनस द 86,000 फिगर, तो यू विल गेट दिस एज नील। और सिमिलरली यहां पे जब आप 243 में से 198 माइनस करेंगे
तो यू विल गेट द एग्जैक्ट फिगर ऑफ 45,000 जो एसजीएसटी का ही मेरा बैलेंस बचता है। सर ये कैसे मैच हुआ, आप पहले भी चेक कर सकते हो। 240 बेसिकली यू सी द टोटल क्रेडिट अवेलेबल 355 प्लस 45 प्लस 86,000 डिवाइड बाय 2 कर देना, आपको 243 मिल जाएंगे। ये आप पहले से चेक कर सकते हो कि मेरा लायबिलिटी टोटल पे करना है वो है 243 प्लस 243 और उतना ही मेरे पास क्रेडिट भी है। बस तरीके से उसको एडजस्टमेंट में बिठाना है ताकि हमारी नेट लायबिलिटी यहाँ पे नील बने अपार्ट फ्रॉम द आरसीएम लायबिलिटी। तो यहाँ पे आपका विथ रिस्पेक्ट टू हमारे सप्लाई हमारी लायबिलिटी बनी नील, हमारी लायबिलिटी बन गई नील। हाँ, अब हमें कुछ आरसीएम के कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, हमें आरसीएम की कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तो उतना हम अपन कर लेंगे। सो दैट इज व्हाट अमाउंट जो हमने आरसीएम का टेबल निकाला है 36 एंड 3 36 एंड 3 लाख। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे टाइम पे चेक करना कैश लेजर का कोई बैलेंस है क्या। कैश लेजर का बैलेंस है इसके अंदर। सी 34,000 मेरे पास एसजीएसटी में पड़ा हुआ है, 34,000 मेरे पास एसजीएसटी में पड़ा हुआ है, तो मेरी फाइनल पेमेंट लायबिलिटीज क्या आएंगी 36, 2 और 3 लाख, ये मेरी फाइनल लायबिलिटी आएंगी। अगर आप मैच करोगे तो ये बन जाएगा आपका आंसर 36, 2 और 3 लाख। सेट ऑफ थोड़ा सा ध्यान रखना, आई थिंक इसके अंदर आपने दो चीजें सीखी, एक सेट ऑफ कैसे करना है और दूसरा आपका एक बेसिक टेबल कैसे बनेगा। अब मैं इसके आगे आपको एक और सवाल करा देता हूं। चलो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके वो 4 टेबल्स का भी एक रिवीजन हो जाएगा और इसमें रूल 42 का एडजस्टमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यार हाथ पैर तो मार ही लोगे। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूंगा, वो टाइम मिले तो एक बार देख लेना, उसके अंदर आपको कुछ नया नहीं लगेगा और एडजस्टमेंट जितनी भी बन सकती है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर ली है। चलो सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड एंटिटी, रजिस्टर्ड है, ओके, किधर है, कर्नाटका में है और कंपनी है, ठीक है, ये सब चीजें का ध्यान देंगे। इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम, देखो एग्जाम भी कर रहे हैं, टैक्सेबल भी कर रहे हैं, एग्जाम भी कर रहे हैं, तो सर कॉमन क्रेडिट का कंसेप्ट आएगा, वो किक इन करेगा, आपको क्वेश्चन में अलग से बताया नहीं जाएगा। ठीक है, यू विल हैव टू अप्लाई द कॉमन क्रेडिट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे बहुत अच्छी बात दी है इन्होंने कि अक्टूबर में जो भी आउटवर्ड सप्लाई है और जो भी इनवर्ड सप्लाई है अलग अलग करके दिया है, मिक्स दिया जाएगा तो आपको पेपर में टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड वेदर समथिंग इज आउटवर्ड और इनवर्ड। फिर नीचे कुछ और ट्रांजेक्शन्स दिए, कॉर्पोरेट गारंटी दी है, कुछ यहाँ पे बोला है, रेट्स का ध्यान देंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। The rates of CGST, SGST and IGST are 9, 9 and 18% for inward and outward supply, except for the special boxes जिसका कोई रेट दिया है, exclusive of taxes है, very important to check. From the information you are required to calculate the eligible ITC for set off. मतलब जब आप ITC का टेबल बनाएंगे तो वो आपको वर्किंग नोट नाम देने की जरूरत नहीं है, जो नहीं पूछा जाएगा वो वर्किंग नोट होगा, ये आप अलग से ही बना देना, ये प्रॉपर ही टेबल बनेगा। एंड देन द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। चलो सर फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टेबल से। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके हम पहले टेबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द आउटवर्ड सप्लाई टेबल। प्रॉपर पेपर में डाल देना दैट कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ वॉट एवर द कंपनी इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पर्टिकुलर्स, वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और वर्टिकल लाइंस एक बार बना देना, वर्टिकल लाइंस बनाओगे तो थोड़ा पेपर में लुक आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। पहला, सोल्ड एन ओल्ड वेयरहाउस बिल्डिंग, बिल्डिंग इज नॉट अंडर सप्लाई, हमारा सप्लाई नहीं बनता, इसको यूज करेंगे किधर, रूल 42 में। रूल 42 की एग्जाम सप्लाईज आपको ध्यान देनी है, स्पेशल लिस्ट में कुछ ऐड भी किया जाता है। देन वी हैव सप्लाइड 30 लैपटॉप्स ओवर द काउंटर to Mr. Sudhakar, an unregistered buyer who took it to his residence in Haryana. Invoice issued mentions his name and state, however complete address is missing. कोई बात नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1) CA लग जाएगा, कंप्लीट एड्रेस नहीं चाहिए, आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा बन जाएगा और हम रजिस्टर्ड है कर्नाटका के, तो ये इंटर नेचर में चला जाएगा, इंटर नेचर में जाएगा। और इसी में उन्होंने स्पेशल बॉक्सेस भी दिए लैपटॉप के लिए, सो दिस विल बी अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल एलिमेंट इज ऑफ द लैपटॉप। तो आप लैपटॉप का ही रेट यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, स्पेशल बॉक्सेस का इरेलीवेंट हो जाएगा। नाउ दिस विल बी 12 प्लस 1,30,000, तो 1330 का आपका लैपटॉप का सेल माना जाएगा। ठीक है, लैपटॉप का सेल आप यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1) CA पूरा मेंशन करोगे एंड दिस विल बी 13 लाख, मतलब 12 लाख प्लस 1,30,000, तो 13,30,000 जिसके ऊपर आपका रेट जो है वो लगेगा 18% वाला। ठीक है जी, so 13,30,000 into the 18%, that will be 239,400, 239,400। ओके सर, आगे बढ़ते हैं।
प्रोवाइडेड डीएसए टू कुमकुम बैंक, डीएसए के अंदर आरसीएम लगेगा? नहीं सर, हम इंडिविजुअल नहीं है, हम तो प्रॉपर एक कंपनी है, तो यहाँ पे डीएसए विल बी अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ओनली एंड दिस इज इन कर्नाटका। तो 12 टू नॉर्मल 12 टू लग जाएगा आपका इसके अंदर एंड 4 लाख के ऊपर आप 9 और 9% यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, डीएसए के अंदर आप एक सेकेंड ना 4 लाख, हाँ तो 9 और 9%, 4 लाख का 9 और 9%, 36,000। पेपर में कोई भी चीज आपको लगेगी फटाफट से माइंड कैलकुलेशंस मत करना, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ऑलरेडी प्रेशर होता है पेपर का। तो ये हो गया आपका। उसके बाद प्योर लेबर सर्विसेज टू अ pertaining to a single residential unit in Mumbai otherwise than as a part of residential complex और इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रेनोवेशन वर्क। सब कुछ सही जा रहा था एग्जेम्पशन की तरफ, लेकिन रेनोवेशन वर्क अलाउड नहीं है, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। तो यहाँ वर्ड देख के आप इसका एग्जेम्पशन हटा देंगे। मुंबई में है तो ये चला जाएगा इंटरनेचर में, और 620 के ऊपर 620 के ऊपर आपका आईजीएसटी लग जाएगा। 620 का 18% दैट इज द 1,11,600। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्योर लेबर सर्विस जो आपने प्रोवाइड करी है। प्रॉपर ब्रैकेट में जो मैं बोल रहा हूं वो नोट भी आएगा कि ये रिनोवेशन है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन अ रिजॉर्ट टू इट्स एजेंट्स बेस्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अपना पेपर में आप क्या करते हो, कोई भी चीज देखते ही एक्साइटमेंट नहीं लानी चाहिए, आप पहले देखो कि ये सप्लाई है क्या। वैल्यूएशन की बात तभी आएगी जब सप्लाई होएगा। Now what they have written the free of cost training. Now free of cost training मतलब parameter of consideration is missing. When the parameter of consideration is missing, the only thing that can come into application is schedule number 1. शेड्यूल नंबर 1 के अंदर क्या ही हमारे सोल एजेंट नहीं है, सोल एजेंट नहीं है तो रिलेटेड पर्सन नहीं है। पैराग्राफ नंबर 3 लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। पैराग्राफ नंबर 3 गुड्स के केस में लगता है, सर्विस के केस में नहीं लगता, तो यहाँ पे ये सप्लाई नहीं बनेगी। तो आप इसको प्रॉपरली पेपर में कोट करोगे, आप एजेंट्स वाली बात लिख के आओगे और फिर आप ब्रैकेट में कोट करोगे नहीं भैया ये तो सप्लाई ही नहीं है, दिस इज नॉट अ सप्लाई, तो यहाँ पे आपका वैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं आएगा। बहुत बारी आईसीआई क्या करता है, वैल्यूएशन एटलीस्ट लिख के छोड़ देता है। ठीक है, वैल्यूएशन आप उतना लिख देना, यू जस्ट प्रोवाइड द वैल्यूएशन एंड आप जीएसटी का इंपैक्ट यहाँ पे कुछ मत लाना। ठीक है, सो आप यहाँ पे जो भी था वैल्यू इतना इन्होंने, एक सेकेंड ना, हाँ यहाँ पे जो भी 1 लाख वगैरह ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है इतना लिख के जस्ट लीव इट, हमारा मेन आंसर पे इंपैक्ट नहीं आएगा। 5th पे आ जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द एफडी। अब देखो इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट पे तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो एग्जेम्प्ट है, लिख के छोड़ दो 2 लाख एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनवर्ट सप्लाईज के रिस्पेक्ट में हमारा एनालिसिस किस चीज का, एक बार बचे हुए इन्फॉर्मेशन भी देख लो भाई। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग स्टैम्प ड्यूटी, ये 32 में आएगा, रूल 42 के एडजस्टमेंट में आएगा। कंपनी हैज प्रोवाइडेड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 2 CR टू लक्ष्मी लॉजिस्टिक्स इट रिलेटेड कंपनी हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर लोन अवेल्ड बाय इट। तो भैया 2 करोड़ का 1% आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूएशन के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपीज विल बी योर वैल्यूएशन एंड सिंस इट इज इन कर्नाटका तो ये इंट्रा नेचर में चला जाएगा। गारंटी आपने जो दी है, ठीक है, 2 लाख रुपीज, 1% और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, रूल नंबर 28 सब रूल 2, रूल नंबर 28 सब रूल 2। तो 2 लाख रुपीज को 18 और 18,000 के हिसाब से आप यहां लेके आएंगे, 18 और 18,000। और भी चेक कर लो, कुछ है नहीं ना, नहीं, तो एक बार ये अपना मैच हो जाना चाहिए। टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, 18 प्लस 36 इज योर 54,000 and 239,400 plus 1,11,600 should come out to be 3,51,000। एक बार फटाफट से देख लो, 54 और 351 अपना मैच हो रहा है क्या? 54, 54, 351, yes it is matching। Now my next table with respect to the inward supply जो हमारे आरसीएम के अंदर जाएंगे। कोई आरसीएम वाले है क्या, एक बार चेक करते हैं। इनवर्ट सप्लाई की तरफ चलते हैं। रिसीव्ड डेबिट नोट विद रिस्पेक्ट टू, इसको ये कुछ नहीं है, सोलर पैनल नहीं है और इसमें भी कोई हमारा आरसीएम का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आप यहाँ पे आरसीएम की जगह आप सीधा आईटीसी लेजर पे ही, आईटीसी का अमाउंट के ऊपर ही हम वी कैन जंप एंड दिस हैज बीन आस्क्ड सेपरेटली, आप इसको वर्किंग नोट नेम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चेक करना स्टार्ट करते हैं। इनवर्ट सप्लाईज में हमने डेबिट नोट रिसीव किया है कोई पुराने सप्लाई के रिस्पेक्ट में। दीज इनवर्ट सप्लाईज वर यूज्ड फॉर ऑल द गुड्स। सर ये बहुत प्यारा सा हिंट है, ऑल द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसका मतलब ही कॉमन क्रेडिट है क्योंकि मेरे कुछ गुड्स टैक्सेबल है, कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सो ये हमें दिया है। उसके बाद क्या बोला है सर, डेट ऑफ डेबिट नोट इज द 16 अक्टूबर 23।
तो 16/4 जब आप लगाते हैं टू चेक द टाइम लिमिट, हमें डेट ऑफ डेबिट नोट देखना होता है, नॉट द डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। ठीक है, सो 16 अक्टूबर 23 के हिसाब से मेरे पास 30 नवंबर 23 अभी भी टाइम लिमिट बाकी है। वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आई थिंक अक्टूबर, तो वी हैव द टाइम लिमिट, हम इसका आईटीसी आराम से क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे 4 लाख है, इस 4 लाख का आप आईटीसी क्लेम कर लेना। ये इंट्रा के रिस्पेक्ट में था, तो आप इसका इंट्रा का ही आईटीसी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेबिट नोट कितने का रिसीव किया है हमने, 4 लाख रुपीज का, तो 36,000 और 36,000 आप बिंदास रिसीव कर लो। कॉमन क्रेडिट का एडजस्टमेंट अभी लगाएंगे। सोलर पैनल ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, सोलर पैनल को आईसीआई सिविल स्ट्रक्चर ही मानता है और इसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक करता है, तो अपन इसको डालेंगे सोलर पैनल करके ब्लॉक, सोलर पैनल करके हम इसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद आता है सर नेक्स्ट हमारा, परचेज द यूनिफॉर्म एम्प्लॉय यूनिफॉर्म्स फॉर 1000 एम्प्लॉइज, इंटरस्टेट 7 लाख, uniforms of 3 lakh were necessary to ensure the safety while carrying the activity, remaining were sometimes worn by the employee outside the factory for personal purposes। यहाँ पे आईसीआई ने समटाइम्स का एनालिसिस नहीं किया है, सीधा 4 लाख को एक्सक्लूड कर दिया है, तो अपन भी वैसा ही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसमें से अपने को 3 लाख पे आईटीसी मिल जाएगा। वी विल गेट द आईटीसी ऑन 3 लाख, दैट इज द यूनिफॉर्म परचेज जो हमने किया, यूनिफॉर्म परचेज जो किया वो 3 लाख रुपीज का आईजीएसटी नेचर के अंदर मुझे मिल जाएगा, 18% 54,000। समझ में आया? और क्या है, कॉर्पोरेट गारंटी और कुछ नहीं है ना, यस। चलो, तो दिस इज योर टोटल आईटीसी, लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन एडजस्टमेंट लगाएंगे इसके अंदर, किस चीज का, रूल नंबर 42 का, रूल नंबर 42 का। लेट्स गो, रूल नंबर 42 का एडजस्टमेंट लगाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली कॉमन क्रेडिट इनटू ई अपॉन एफ अपन करेंगे। तो जरा ई कैलकुलेट कर लेते हैं, ई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई। नाउ लेट्स पे अटेंशन टू द क्वेश्चंस। आउटवर्ड सप्लाई में एग्जेम्प्ट सप्लाई ढूंढो, क्या क्या है। बिल्डिंग, यस यू हैव टू टेक इट अंडर एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या लेना है इसके अंदर, सर्कल रेट लेना होता है, तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कंसिडरेशन। सर्कल रेट आपको यहाँ पे समझ आएगा। सेल ऑफ द ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग, स्टैम्प ड्यूटी वॉज पेड ऑन 32 लाख, तो आप यहाँ पे 32 लाख लेंगे, वो आपका सर्कल रेट बनेगा, ये आपकी पहली वैल्यूएशन के अंदर आएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई की। ठीक है, 32 लाख हो गया। उसके बाद हमने दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अगर ये आरसीएम के अंदर चला जाता, अगर मैं एक इंडिविजुअल होता तो ये रूल 42 में जाता, लेकिन ये एफसीएम के अंदर है तो नहीं जाएगा। ठीक है, प्योर लेबर ये हमारा टैक्स हो गया है, ये तो सप्लाई ही नहीं है। इंटरेस्ट वैसे एग्जेम्प्ट होता है, बट मैं बैंक नहीं हूं तो मेरे न्यूमरेटर में नहीं आएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके, सो आई डोंट थिंक इसके सिवाय अपना कुछ बचता है, नो इसके सिवाय कुछ नहीं बचता। अब निकालेंगे हम एफ, एफ के अंदर सारा आ जाएगा, बिना देखे सब डाल देना, सब कुछ एवरीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट, 32 लाख, सॉरी 30 नहीं 32, जो न्यूमरेटर में लिया है वही डिनोमिनेटर में जाएगा। 32 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 4 लाख प्लस ये नहीं आएगा, ये सप्लाई नहीं है तो ये नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, ये सप्लाई नहीं है, ये तो आएगा। 6,20,000, ये सप्लाई नहीं है तो ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट में गलती करते बच्चे, न्यूमरेटर में नहीं आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा। हम इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट टर्नओवर नहीं मानते, लेकिन टर्नओवर स्टिल होती है वो, बस एग्जेम्प्ट नहीं मानते। तो अब इसको 2 लाख को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर एक चीज को भूलना मत, एक चीज को भूलना मत, आपने यहाँ पे कॉर्पोरेट गारंटी का भी 2 लाख लिया है, तो एक और 2 लाख अपने को ऐड करना पड़ेगा। दिस विल गो टिल 59,50,000, 59,50,000। अब सर कॉमन क्रेडिट कितना है, कॉमन क्रेडिट कितना है बताओ मुझे। कॉमन क्रेडिट आपका यही है ना, 36, 36 और 54, यही तो है। तो 36,000 सी, अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे जो डेबिट नोट मिला है वो मेरे सारे सप्लाईज के रिस्पेक्ट में, जिसमें कुछ एग्जेम्प्ट कुछ टैक्सेबल है। और ये जो यूनिफॉर्म परचेस किया है ये भी तो मेरे एम्प्लॉइज ही यूज कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉइज मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है आपका, सिंपल है। यस, चलो, सो नाउ दिस विल गो अंडर कॉमन क्रेडिट। लेट्स सी, 36,000 इंटू 32 lakhs divided by 5950, this will come out to be 19,361, 19,361। सिमिलरली इसका भी 19, यही से आप माइनस कर सकते हैं, आईसीआई इसमें से माइनस कर देता है, ऑल्दो लॉ कहता है कि आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना है, तो ये बेसिकली इनएलिजिबल पोर्शन है। और 54,000 का इंटू 3200 डिवाइडेड बाय 5950, वरना कैलकुलेटर पे एरर दिखा देगा, 29042। सो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने इनएलिजिबल पोर्शन निकाला, मतलब दिस इज एट्रीब्यूटेबल, दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जेम्प्ट सप्लाई,
और ये आपका वर्किंग नोट में चला जाएगा। ठीक है, सो 36,000 में से अगर आप 19,361 लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी द 16,639 16,639 16,639 16,639 और लास्ट वाला 54,000 माइनस 29,042, दिस विल कम आउट टू बी 24,958। ये आपके फाइनल आईटीसी के फिगर्स बनने चाहिए, 16,639 और 24,950। 16,639 और 24,958, 8 है या 0 है? एक सेकेंड में दोबारा करूं, 54,000 माइनस 29,042, हाँ सॉरी 958, 8 लिखना है। तो 16,639 और ये देखो आपके मैच हो गए। ये आपको बस अब आउटपुट लायबिलिटी जो हमने ऊपर निकाल के रखी है इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। ये नेट है ना, ये नेट आईटीसी मिलेगा 16,639 16,639 और 24,958। आप सर एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगेगा सर पेपर में यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं जगह छोड़ी, तो आप नया टेबल बनाओ ना, फाइनल टेबल बनाओ कंक्लूजन का, लिखो कंक्लूजन कैलकुलेशन ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी जो अभी ये वाली फिगर है जो पहले निकाल ली थी हमने, और उसके नीचे आप ये वाली माइनस कर दो। तो इसको जब माइनस करोगे 54,000 में से 16,639 तो ये आपका 37,361 37,361 37,361 और लास्ट वाला जो बनेगा दैट विल बी द 3,51,000 माइनस 24,958, ये बनेगा आपका 326,042। ये आपके मैच हो जाएंगे। ये देखो 37,361 एंड 326,042। तो आपको जरूरी नहीं है इसी टेबल में डालना है, आप एक अलग टेबल बना के ये फिगर पिक करी हुई ये आपने अलग से निकाली हुई और ये आपका फाइनल आंसर मैच हो जाएगा एंड दिस यू विल गेट द मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं वो है मिस्टर दिनकर करके, दिनकर उसके अंदर पर्सन है, उसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आप कर सकते हो, बट वो एक्स्ट्रा लेवल हो जाएगा। आज अगर नहीं कुछ आता है तो ये 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आप कर लेना, आप कुछ लेवल पे आ जाओगे। सर एक और चीज, एक क्वेरी आता है जो मैं अभी बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में भी है, आई विल पुट इट ऑन टेलीग्राम एज वेल, कि सर वो आइस गेट जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, वॉट एवर द गुड्स यू आर इंपोर्टिंग, अगर उस गुड्स इंपोर्ट के ऊपर आप आईजीएसटी का पेमेंट करते हो, सर वो आरसीएम है क्या? क्योंकि हमने कई केसेस में देखा कि उसको आरसीएम के साथ ऐड किया हुआ है। नहीं बेटा जी, वो आरसीएम नहीं होता है। कभी कभार क्वेश्चन आपको पूछता है जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश, तो जब आप कैश बोलते हो ना तो आपको ये वाला अमाउंट आईजीएसटी का इसके अंदर शो करना है और बोलना है ये आइस गेट के थ्रू पे होएगा, ये आइस गेट के थ्रू पे होएगा, बस उसलिए आपको वो बताना पड़ता है, दैट इज नॉट आरसीएम पेमेंट। इफ द क्वेश्चन आस्क्स दैट व्हाट इज द अमाउंट पेबल थ्रू ई कैश लेजर, तो यू हैव टू स्टिक टू द जीएसटी पोर्टल। उस केस में आपको जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही जो पे हुआ है वही आपको दिखाना है, तो यू विल टेक द नॉर्मल आरसीएम वाला, आप इसको एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, तो प्लीज इसके बारे में मैं टेलीग्राम पे फिर से पोस्ट कर दूंगा। हमने लगाए 32-33 मिनट्स, आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कुछ समझ आएगा। अगेन अवर एम वॉज ओनली कि आप हाथ पैर मार के 8 नंबर 9 नंबर लेके आ पाओ, पूरे 14 में आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस वॉज यूजफुल। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।